अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लीगल टॉक्स। हाउ आर यू व्यूअर्स? आई होप यू आर फाइन। आज हम जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वो है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट सेक्शन 151 सीपीसी। इस टॉपिक से रिलेटेड जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वो है रेलेवेंट प्रोविजंस, मीनिंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स, सेक्शन 151 सीपीसी, व्हेन इनहेरेंट पावर्स में बी यूज्ड अंडर सेक्शन 151, रीजंस फॉर प्रोवाइडिंग दीज पावर्स, लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ इनहेरेंट पावर्स, instances of inherent powers, is appeal or rebellion lies against order passed under section 151 CPC। इन सब को देखने से पहले जो व्यूअर्स मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। रेलेवेंट प्रोविजंस, सेक्शन 151 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, क्रॉस रेफरेंस में हम देखेंगे सेक्शन 561 ए CRPC, सेक्शन 16 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट, आर्टिकल 183 एंड 199 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रेड जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। कन्फ्यूजन क्रिएट होती है बेसिकली। सेक्शन 561 ए CRPC स्पेसिफिकली हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स की बात करता है, जबकि सेक्शन 151 उन तमाम कोर्ट जो सिविल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करती हैं और सिविल सूट को इंटरटेन करती हैं, उनके पास पावर है कि वो अंडर 151 CPC इनहेरेंट पावर को यूज़ करते हुए ऑर्डर को पास कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स, एन अथॉरिटी पोजेस्ड विदाउट इट्स बीइंग ड्राइव फ्रॉम अनदर। ये इनहेरिटेड पावर है। CPC और CRPC में ये कोर्ट को दी नहीं गई बल्कि रिकॉग्नाइज की गई है कोर्ट ऑफ जस्टिस की ये पावर को। इसके लिए एक केस जो बहुत ही आपके नॉलेज में इजाफा करेगा और इनहेरेंट पावर को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करता है, इंडियन जजमेंट है मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस सेठ हीरालाल 1962 SC। इसमें बताया गया है कि ये कोर्ट को क्यों दी गई है कि टू डू द राइट थिंग एंड अनडू द रॉन्ग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सेक्शन 151 CRPC का एनालिसिस कर लेते हैं। Nothing in this court shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the court to make such order as may be necessary for the ends of the justice or to prevent abuse of the court। यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो कोर्ट में ऐसी नहीं है जो लिमिट करती है या अफेक्ट करती है इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट को। इसलिए कोर्ट के पास ये एक नेचुरल पावर है जो रिकॉग्नाइज की है बेसिकली CRPC ने 151 के अंदर। When inherent powers may be used under section 151 in absence of express provision of the court, जहाँ पे कोर्ट साइलेंट है या फिर लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्लियर नहीं है, वहाँ पे कोर्ट इनहेरेंट पावर को यूज़ कर सकती है। इनहेरेंट पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय द कोर्ट व्हेन देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन इन द कोर्ट to give effect to any order under CPC. Inherent power may be exercised by the court to give effect to any order under CPC. To prevent abuse or process of any court, इसे देख लेते हैं। The term abuse or process of any court has not been defined by the court. It may be defined as under misuse or colorable use of powers and procedure of usurpation of jurisdiction not vested in the court who may commit abuse of process of law। ये by the court भी हो सकती है, by the party भी हो सकती है। कोर्ट से अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है और कोर्ट जो है आर्गूमेंट सुनकर जो है वो फैसला कर देती है तो अपने ही ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है। To be exercised only for the ends of the justice, to secure the end of the justice, inherent power may be exercised by the courts to secure the end of the justice and necessarily means justice administered by the court and not justice in abstract sense। 151 के अंदर जो बात की गई है inherent power की वो प्रोसीजरल मैटर पे की गई है। Reasons for providing these powers, the reason behind the legislature to provide for the provisions protecting the inherent power of the court is clear, that the legislature is incapable to consider all possible circumstances that may be arise in a future litigation, and in such unforeseen circumstances the inherent power by virtue of section 151 comes to the rescue the court and to the legislature, and such powers are exercised in absence of expressed पावर्स बाय द कोर्ट। यानी कि लेजिस्लेचर को कोर्ट बनाते हुए या फिर लेजिस्लेशन करते हुए नहीं पता होता कि आगे फ्यूचर लिटिगेशंस जो हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कौन से न्यू केसेस आ सकते हैं, कौन से न्यू सर्कमस्टांसेस सामने आ सकते हैं। इन सब को डील करने के लिए कोर्ट को एक क्राइटेरिया दे दिया गया है कि इनहेरेंट पावर्स जो उसमें वेस्टेड हैं CPC और CRPC ने रिकॉग्नाइज कर दी हैं, उन्हें यूज़ करके जो है वो कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है कि टू सिक्योर द एंड्स ऑफ द जस्टिस वो ऑर्डर हो
और टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ हो। Limitation and restriction against the arbitrary exercise of inherent powers. Inherent powers cannot be extended to make a new law on the subject. It cannot be used against the express intention of the legislature. It cannot be override the express provision of law. It cannot be used where there is remedy is provided. Inherent power should not affect the substantive rights of the party. It should not be exercised to assist a party guilty of laches or delay. अब इनहेरेंट पावर जैसे कि कोई नॉन अवेलेबल मैटर्स हैं तो कोर्ट इनहेरेंट पावर को यूज़ करके अपील को इंटरटेन नहीं कर सकती। इसी तरह एक्स पार्टी डिग्री को सेटिसाइड नहीं कर सकती इनहेरेंट पावर को यूज़ करके, क्योंकि जहाँ पे लॉ जो है वो एक्सप्रेसली एक्सप्लेन है, लॉ साइलेंट नहीं है और ना ही उसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, तो फिर इनहेरेंट पावर को यूज़ कोर्ट नहीं करेगी। क्योंकि लेगिस्लेचर का काम है लेगिस्लेशन करना, कोर्ट का काम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए वो कोर्ट जो है इनहेरेंट पावर को यूज़ कर सकती है टू सिक्योर द एंड्स ऑफ द जस्टिस। इन इंस्टांसेस ऑफ इनहेरेंट पावर्स, correction of error, court can correct error in the judgment and decree or even correct its own order or to recall or anonymous order in an appropriate case. Issuance of injunctions, court may issue injunction in cases not falling under order 39 rule 1. Determination of jurisdiction, courts have inherent power to determine the question of their own jurisdiction, and it may also set aside an order passed without jurisdiction. Production of additional evidence, court in exercise of its inherent jurisdiction under section 151 may allow production of additional evidence for doing justice between the parties. Is appeal and review lies against order passed under section 151. Appeal, order passed under 151 is not appealable unless they fall within the definition of decree or an appealable order. Revision, generally revision will not be competent against order under section 151, but in appropriate cases revision may lie. Limitation period, the law of limitation will not bar the exercise of inherent powers. ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने तमाम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की कि अब देखें अगर हम इसका कंक्लूजन करें तो इनहेरेंट पावर्स जो हैं वो एक वेस्टेड पावर्स हैं, नेचुरल पावर हैं कोर्ट के पास, लेकिन कोर्ट के पास को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो इन एक्सरसाइज कर सकती है इन पावर्स को तब जबकि कोर्ट जो है वो एक्सप्रेसली एक्सप्लेन नहीं करता किसी मैटर पर और जहाँ पे कोई और रेमेडी अवेलेबल नहीं है। तो इन्हीं दो सूरतों में वो कर सकता है और इसके लिए भी क्राइटेरिया बता दिया गया है टू सिक्योर द एंड्स ऑफ द जस्टिस एंड टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। इसके अलावा कोर्ट भी इनहेरेंट पावर को यूज़ नहीं कर सकती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। कोई न्यू टॉपिक अगर आप चाहते हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।